उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद के 192 विधानसभा कायमगंज से पूर्व प्रत्याशी सर्वेश अम्बेडकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 पीडीए की एकजुट ताकत के दम पर लड़ेगी और जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। इस वक्त हम फर्रुखाबाद जनपद में मौजूद हैं और इस वक्त जहां मौजूद है 192 विधानसभा कायमगंज क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रत्याशी सर्वेश अम्बेडकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि आप पूर्व यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, पहले भी आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो ऐसी कौन सी कमियां रहीं जिनको लेकर आप यहाँ पर विजयी नहीं हो पाए और फिर चुनावी मैदान में क्या कुछ कहना चाहिए? 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया था और मैं तो यही कहूँगा कि हम अपनी ही कमियों की वजह से चुनाव को लूज कर गए। समय भी थोड़ा कम मिल सका, पहुँच नहीं मिल पाई पब्लिक के बीच में, तो हम अपनी पार्टी की नीतियों को अपने मुँह से सीधा सीधा नहीं पहुंचा पाए। तो इस बार हमें पर्याप्त समय मिला है, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। और पिछली मर्तबा हमको यहाँ के लोगों ने 96,409 वोट दिए थे। जो जनता का कर्ज हमारे सर पर है उसको इस बार उतारने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा यहाँ पर सवाल आता है कि आप लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, चुनाव आप हार गए लेकिन आपकी जो जुड़ाव था जनता के बीच वो कम नहीं हुआ, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? और देखिए, ये मेरी आदत में है। मेरी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो एज ए वर्कर है। मैं उस समय बहुजन समाज पार्टी में यहाँ का जनपद का 8 वर्ष जिलाध्यक्ष रहा और यहाँ की बसपा मैंने ही फाउंड की थी। इसके बाद तमाम पदों पर गया, कई प्रदेश का इंचार्ज रहा, तो मैं संगठन बेस आदमी हूँ मूलतः। तो इसलिए मेरी आदत में है पब्लिक बीच में बने रहना और संगठन के कार्य को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना। तो चुनाव के बाद मैंने 1 सप्ताह भी रेस्ट नहीं लिया और लगातार 5 वर्ष हो गए हमें कायमगंज विधानसभा के लोगों के बीच में हमारी पार्टी की तरफ से कोई निर्देश आता है, कहीं बाई इलेक्शन है या और किसी प्रोग्राम के, तो उतना ही मैं जाता हूं। इसके बाद मैं महीने में कम से कम 25 दिन अपनी विधानसभा के बीच में रहता हूं, लोगों के सुख दुख में रहता हूं, कथा भागवत में रहता हूं, विवाह शादी में रहता हूं, घटना दुर्घटना में रहता हूं और पार्टी के प्रोग्राम जो प्रदेश नेतृत्व से आते हैं उन कार्यक्रमों को बेहतर से बेहतर अंजाम देने की कोशिश करता हूं। आपने बसपा की अगर बात की तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने बसपा क्यों छोड़ी? आखिर समाजवादी पार्टी की नीतियों में और बसपा की नीतियों में क्या अंतर था जो आपको समाजवादी पार्टी की नीतियाँ भाग गई और आपने जो बसपा का दामन छोड़कर आप फिर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया? क्या कुछ नहीं? देखिए, बसपा किसी ने ना हमने छोड़ी ना और भी लोग छोड़े हैं। आज समाजवादी पार्टी में जो बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के लीडर एक्मोडेट हो गए हैं, ये कोई छोड़े नहीं हैं, इन सबको छुड़ाई गई है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की हो सकता है कोई पॉलिसी बनी हो कि सारे नेताओं को इधर उधर कर दो, घर से बाहर कर दो, तो जो बाहर लोग किए जाते हैं तो फिर वो संवैधानिक आज़ादी है, नैतिक आज़ादी है कि हम कोई मार्ग तलाश करें। और मैं चूँकि कांसीराम साहब के साथ में काम शुरू किया था, बहन जी हमारी नेता रहीं और जिन मूल्यों पर आधारित बहुजन समाज पार्टी की राजनीति थी उन मूल्यों से कोई वास्ता नहीं बचा जब बहुजन समाज पार्टी का, ऐसा हमको बरसों पहले लगने लगा था। फिर देखा कि इस विचारधारा का अगर कहीं कोई खुशबू आ रही है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी में नज़र आई। इन्होंने पीडीए का गठन किया और संपूर्ण बहुजन समाज को या पीडीए समाज जिसका नाम दिया गया है, इसको चाहे दलित हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी क्लास के लोग हों, तो इन सबको मिलाकर के जो एक बड़ा फार्मूला तैयार किया है इनके भलाई के लिए, कल्याण के लिए। और अगड़े समाज में भी ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं मुख्य धारा से, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर महापुरुषों की बात होती है, यहाँ पर भागीदारी की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात होती है, गरीब लाचार मजबूर लोगों के उत्थान की बात होती है। इसलिए और माननीय अखिलेश यादव जी इस देश में जितने भी नेता हैं, सब नेताओं में बेहतर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विदेश के पढ़े हुए हैं, इसलिए जातिवादी मानसिकता उनके अंदर भी नहीं है। वो समतामूलक समाज
समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसी आधार पर वो सभी को स्थान देते हैं और सम्मान देते हैं। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ अपना बचा हुआ जीवन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री बनाकर उनको और भी आगे बढ़ा करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है और समाज का भी कल्याण किया जा सकता है। 27 का चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह की आपने तैयारियां की हैं? और 192 विधानसभा कायमगंज में आप लगातार क्षेत्र में जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की आपकी तैयारी तो जनता के बीच में देखिए रहने की होती है। पिछले चुनाव में जो कमियां हमसे रह गईं, उन कमियों में सबसे बड़ी कमी थी मेरी पहुंच। 18 साल छूटी हुई मेरी विधानसभा थी। मैंने इस विधानसभा के बाहर रहकर, प्रदेश से बाहर रहकर भी काम किया। तो जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बुढ़े हो गए। तो एक तो ये समस्या मेरे सामने बड़ी खड़ी हुई और समय की वजह से पहुंच नहीं बन पाई। इस बार उस कमी को हमने दूर करने के लिए एक संकल्प लिया कि इस बार किसी गांव के, किसी मोहल्ले के लोग ये ना कह सकें कि सर्वेश अम्बेडकर हमारे यहाँ नहीं आए या हमसे उनका अभी बातचीत नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो पाया। इसको मैंने कमी को पूरा करने की कोशिश की और कहीं कहीं जगह बाकी भी बची हैं, उनमें लगातार जाने की कोशिश है। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, इन सब का भरपूर सहयोग मिल रहा है और पूरा बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, जोन लेवल पर 100% संगठन को तैयार किया है सब लोगों की मदद से। अब मुझे भरोसा है इनकी दम पर इस बार हम रिकॉर्ड वोटों से विजय हासिल करेंगे। बीजेपी बड़ा मजबूत है, तो इस बार आप किन मुद्दों और एजेंडों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जिससे चुनावी नहीं लग पाए समाजवादी पार्टी? देखिए, बीजेपी मजबूत नहीं, बीजेपी तो कुछ है नहीं, हवाई महल है। लोगों को सब जगह दिखाती है, हवा में यूनिवर्सिटी बना देती है, हवा में वो इंस्टीट्यूट बना देती है और केवल झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना और समाज में जो अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, जुल्म, जाति की बाढ़ आई हुई है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखें तो 20-20, 25-25 गुने क्राइम बढ़े हैं इस सरकार में। महिलाओं के साथ में क्या होता हो, पर डे ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बलात्कार ना होता हो, हत्या डकैती ना होती हो। और बड़े पैमाने पर बीजेपी इसको छिपाने के लिए धर्म का जामा ऊपर पहना देती है। इसलिए बीजेपी की नाकामी को सब लोग जान गए हैं। वैकेंसियां समाप्त कर दी हैं, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है। जो सरकारी संस्थान थे जिनमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, 341, 342 के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग थे, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रावधान था, उन प्रावधानों को बीजेपी ने कुंद कर दिया है। सरकारी विभागों को जहाँ रिजर्वेशन का लाभ मिलता था, उन विभागों को प्राइवेट कर दिया है, बेच दिया है वो अडानी अंबानी के नाम पर। और बेच तो सारा दे दिया, कुछ बचा नहीं है। लोगों को अभी भ्रम है कि शायद कुछ बचा हो, कुछ बचा नहीं है। बेरोजगारी का आलम है। परीक्षाएं कराई जाती हैं, लोगों से परीक्षा का शुल्क जमा कराया जाता है, सरकार धन संग्रह उसको करती है, रेवेन्यू तो जनरेट कर लेती है, लेकिन कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा का पेपर लीक ना हुआ हो। बेरोजगार दर दर भटक रहा है, महंगाई आसमान पर पहुंच रही है। 400 वाला सिलेंडर 1000 पे हो गया है, 50 वाली चीज़ आज 150-200 बिक रही है। आमदनी का कोई संसाधन नहीं है। केवल बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, लोगों में नफरत की बात करती है, वैमनस्यता फैलाती है और धर्मांधता को पैदा करके केवल वोट पाना चाहती है। इस बात को आम जनमानस समझ चुका है और इस बार पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगर पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है या आपको मैदान में उतारती है, तो अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप शीर्ष नेतृत्व है, आप उनके भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे और उनका जो भरोसा है आप उसको किस तरह कायम रखें? देखिए, हमारे जीवन की पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, जहां मैंने 31 वर्ष अपनी सारी जवानी लगा दी और जब वहां से निकला तो समाजवादी पार्टी में आया। और मेरी ये इच्छा है कि जीवन का अंतिम जो समय बचा है मुझे टिकट मिले अथवा ना मिले, ये कोई कंडीशन नहीं पार्टी से है। समाजवाद को मजबूत करने के लिए, भारतीय संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और दलित, बेसहारा, पिछड़े, गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में बचा हुआ जीवन सारा मेरा समर्पित है। टिकट मेरी कोई कंडीशन नहीं है। लगातार आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो अब तक आपने ऐसी क्या समस्याएं देखी? यदि आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो उनको प्राथमिकता के तौर पर कराएंगे, ऐसी कौन सी समस्याओं की भरमार है।
समस्याओं का अगर आप हाल पूछेंगे तो यही है कि क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, और आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। यहाँ तो अविकास, सामाजिक सौहार्द का ताना बाना का टूटा हुआ हम रोज़ देखते हैं। एक तो जो जिसको अमन चैन का व्यवस्था कहते हैं, अमन चैन बिगड़ा हुआ है, भाई भाई का खून का प्यासा बना हुआ है, झगड़े फसाद हत्या डकैती लूट मार यही मची हुई है। ज़मीन पर, मकान पर, दुकान पर, संपत्ति पर बीजेपी के लोग कब्जा करते हैं। यहाँ जो बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ हमारे जनपद में सांसद भी बीजेपी के हैं और चारों विधायक बीजेपी के हैं। हमारी विधानसभा की बात की जाए तो हमारी विधानसभा में खनन के नाम पर हत्याएं होती हैं, मारपीट विधायक के पति द्वारा की जाती है। कई एक वीडियो वायरल हुए हैं, कई एक फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं, गाली गलौज होता है, अपमानित होते हैं। जितने भी प्रधान हैं, हर प्रधान को जांच के नाम पर भयभीत करके उनसे वसूली होती है। थाने में वसूली है, तहसील में वसूली है, ब्लॉक में वसूली है। हमारी प्राथमिकता होगी, अगर यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया तो सबसे पहले यहाँ का भ्रष्टाचार जो व्याप्त किया है बीजेपी ने, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। और जो बेरोजगारी का दौर है, ये विधायक नहीं इसको ठीक कर सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हजारों वैकेंसियों की भरमार होगी। बेरोजगार नवयुवक जो हमारे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। और यहाँ जो विकास का मामला है, यहाँ जो एक विधायक को अच्छी खासी विकास निधि मिलती है 1 साल में विकास कराने के लिए, जिसमें सड़क, नाली, गली, खड़ंजा, हैंडपंप, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए उसका सारा जो बंदर बांट किया गया है, उस बंदर बांट को मेरे दौर में नहीं होने दिया जाएगा। और जनता के भलाई के लिए जो विकास निधि होती है वो जनता के काम में ही लगाई जाएगी। कमीशनखोरी, दलाली का खात्मा किया जाएगा, इसका समापन किया जाएगा। और बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर जो अमन चैन का माहौल ख़राब किया है, इसको भाईचारे में पुनः तब्दील किया जाएगा। एक यहाँ की बड़ी समस्या है बाढ़ की। आप लगातार पिछली वर्ष भी एक धरना यहाँ पर हुआ था तटबंध को लेकर। तो ये जो बाढ़ की विकराल समस्या है, यदि आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो इसको किस तरह जनता की समस्या का समाधान करेंगे? और बात अगर तटबंध की करें तो आपने समर्थन किया था और वहाँ एक वादा किया था, यदि यहाँ से विधायक बनते तो ये तटबंध बनवाया जाएगा। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वो नहीं पहुँचे थे, विधानसभा अमृतपुर के विधायक जी ने आश्वासन दिया, लेकिन अब तक वो काम अधूरा पड़ा है, ना पूरा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से विधायक बनते तो आपकी क्या आगे की रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठे वादे और खोखले नारे देने में ये प्रसिद्ध है, इस मामले में, झूठ बोलने के मामले में। और आपको हमें स्मरण करा रहे हैं, मुझे भी याद है कि मैं उस एजिटेशन में रहा था और मैंने वहाँ कमिटमेंट किया था, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस तटबंध को प्राथमिकता का आधार बनवाया जाएगा। और जो हमारा ढाई घाट से लेकर के और इधर चला जाता है अटेना घाट के पास तक जो इलाका है, ये इलाका प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। हजारों बीघा ज़मीन बिल्कुल जलमग्न हो जाती है, फसलें चौपट हो जाती हैं, तमाम बच्चों की और जन धन की हानि होती है। हम लोग मदद करते हैं, सरकार तो कोई मदद करती नहीं बाढ़ पीड़ितों की। हम लोग जो हैं समाज सेवी, राजनीतिक लोग जो मदद करते हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित होती है। तो इसका मुकम्मल इलाज यही है कि तटबंध बना दिया जाए। बीजेपी ने हम लोगों की डिमांड को रखते हुए और जनता की डिमांड को ये समझकर कि ये लोग नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक भी तटबंध का भी टी शुरू नहीं किया गया है। 1 रुपये का कहीं बजट नहीं है, कहीं स्टार्टिंग नहीं है। और अब तो टाइम निकल गया उनकी सरकार का, अब तो उनकी विदाई की बेला आ गई है। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम कायमगंज जनता से कोई ये भरोसा दिलाते हैं कि मैंने इस मामले को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो आप हमें स्मरण कराइएगा और वो तटबंध ज़रूर बनाया जाएगा। तो मुझे अपने नेता के कमिटमेंट पर भरोसा है और इस बात का भी भरोसा है कि इस बार पीडीएस समाज के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और हर हाल में ये तटबंध बनाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, अनुसूचित जात का एक बड़ा तबका बीजेपी से जुड़ा हुआ था, आप यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो जो अनुसूचित जात का वोट है वो आप किस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, अनुसूचित जाति एक ऐसा समाज है जिसकी आबादी इस देश में लगभग चौथाई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिला करके। और यह ऐसा समाज है जो हाशिए का समाज है। इसी समाज की
ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है, ज़्यादा सम्मान की इसी को आवश्यकता है, क्योंकि ये अपमानित किया गया है जात के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, हेल्थ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस मामले में इसको इग्नोर नहीं किया गया है और इसका शोषण नहीं किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ कोई उठाने वाला वर्ग है तो इस देश का, प्रदेश का और विधानसभा का मेरी ये अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है। जब यहाँ पर अनुसूचित जात के लोगों को लगता है कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे उत्थान के लिए, मेरे सम्मान के लिए, मेरे एम्पावरमेंट के लिए कोई लीडरशिप उभर रही है तो वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। और दलित समाज तो असंवैधानिक शब्द है, एससी और एसटी अब ये किसी का बंधुआ नहीं है, वो अपना कल्याण देखता है कि हमारा एम्पावरमेंट कहाँ से होगा, हम इस देश की मुख्य धारा में कैसे शामिल होंगे। आज आप देख रहे हैं कि पिछला 24 का चुनाव हुआ और मैं 2022 में चुनाव लड़ा था, तो जहाँ कायमगंज में बहुजन समाज पार्टी, यहाँ से उनका एमएलए भी रहा है और किसी भी चुनाव में 33,000 35,000 से वोट कम नहीं पड़ा बीएसपी को। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा, विलम्ब से मैंने स्टार्टअप लिया, बाकी तो एक साल पहले किए हुए थे, तो बहुजन समाज पार्टी 18,000 पे आके खड़ी हो गई, आधा वोट उनका कम हो गया और हम जंप करके 96,409 वोट पे पहुंच गए। और इसी को हम लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते समाज के बीच में जाते जाते जब 2024 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि भारत के संविधान को हम समाप्त कर देंगे अगर 400 से अधिक मेरी सीटें आ गई। तो मेरे समाज के कान खड़े हो गए कि जब संविधान ही नहीं रहेगा इस देश में तो फिर हमारे अधिकारों का क्या होगा। अभी तो हमको 70 वर्ष बमुश्किल गुजर पाए हैं, अभी तो हमारी तरक्की की शुरुआत पर ठीक ठाक से भी नहीं हो पाई है, आधी अधूरी हो पाई है। संविधान खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। सारा अनुसूचित जाति जनजाति यूनाइट हो गया बीजेपी के खिलाफ और रिजल्ट आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थीं, 5 से 37 पर आ गए और कांग्रेस की मिला ली जाए तो 43 सीट पर हम लोग आ गए और शानदार वोट शेयर रहा। और बीजेपी के 400 वाले दम्भ को हम लोगों ने चकनाचूर किया। उनके इरादों को, जो संविधान बदलने की वो कोशिश करते थे, ये दलित समाज पर हमें गर्व है और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज़ को समझा, संविधान की बात को समझा कि आज अगर मजबूती के साथ कोई संविधान के साथ में खड़ा है, लोकतंत्र साथ खड़ा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने साथ दिया और आपने देखा कि यहाँ हमारी विधानसभा में जहाँ 33-34 हज़ार वोट मिलता था वो 12,500 पे आके सिमट गया है। और अगला चुनाव होने जा रहा है, जैसा हमारी वर्किंग चल रही है तो 5-6 हज़ार पर आ जाएगी और बाकी सारा दलित समाज पूरे प्रदेश में, मेरी विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। और सवाल निकल के आता है, बीजेपी बाबा साहब को लेके आगे चलती है, फिर क्या ये जनता के साथ छलावा करे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार हैं, एक आंदोलन है और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमने जो जाना और पढ़ा है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना बीकर सेक्शन के उत्थान के लिए काम किया उतना दूसरा लीडर कोई नहीं कर सका। उनके अनुयायी हुए, उनके विरोधी हुए। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बाबा साहब का विरोधी कौन हो सकता है। बीजेपी के लोग अम्बेडकरवादियों को नीला कबूतर कहते हैं, कभी भीमटे कहते हैं। मूर्तियों को तोड़ा जाता है तो बीजेपी की सरकार में तोड़ा जाता है। बाबा साहब का अपमान, अब तो यहाँ तक कहने लगे बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बनाया है, यहाँ तक बीजेपी के लोग कहने वाले हैं। वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं और इस झांसे को अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ठीक से समझते हैं, इसलिए इस नाम पर उन्हें एक भी वोट नहीं मिलने जा रहा है। आज के माध्यम से जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देंगे? जनता से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि देश के हालात बहुत ख़राब हैं। इस देश में आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। मेरा देश आज नेपाल और बांग्लादेश के कंपटीशन पर खड़ा हुआ है। अगर हमारे देश के लोग इस देश को चाइना के लेवल पर, अमेरिका के लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं, विश्व लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से सावधान रहें, उनसे दूरी बनाएं और पुनः बिगड़े हुए भाईचारे को पैदा करें, अमन चैन का माहौल कायम करें। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव करें, जिससे हम उत्तर प्रदेश को बेहतर बना सकें। और जो 29 में पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, देश का चुनाव होने जा रहा है,
उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, जो मंसूबे हैं, वहाँ पर भी उनको हम पावर ब्रेक लगा सकें। तो ये थे हमारे साथ 192 विधानसभा कायमगंज से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं सर्वेश अंबेडकर जी। साफ तौर पर कहना है कि लगातार इन्होंने अपनी विधानसभा की जनता जनार्दन से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की और बीजेपी के जो वादे हैं उन जुमलेबाजों से सावधान रहने की भी अपील की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए।